अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले कहानी में आगे बढ़ते, लेकिन कहानी आगे शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले किस्से में हमने देखा था कि महानूर आलम को सबक सिखाने के लिए उससे दूर चली जाती है और लंदन रुपोशी उठ जाती है, और खाली जगह देख के उसकी चाची अपने गलत इरादों के साथ आलम के घर ठहरने आती है। अब आगे चलते हैं। सुबह आलम फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर आया, देखा कि सामने मैरिन किचन में नाश्ता बना रही है। आप क्यों नाश्ता बना रही हो? मैंने मैट को कॉल कर दी है, वो आ जाएंगी कुछ देर तक, आलम ने फ्रिज से जूस निकालते हुए कहा। पर सच तो ये था कि उसे अपने किचन में एक्स्ट्रा लोग हरगिज पसंद नहीं थे। अरे नहीं, हमारे होते हुए आपका मैट क्यों नाश्ता बना के देंगी? हम बना लिया करेंगे आपके लिए नाश्ता, मेहरीन ने ऑमलेट को फेंटते हुए कहा। नहीं, मेरे काम मैं खुद करता हूँ। आप अगर बनाना ही चाहती हो तो अपने अम्मी अब्बू के लिए नाश्ता बना लिया करे। मैं अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ क्योंकि मुझे किसी और के हाथ का नाश्ता पसंद नहीं। आलम का अंदाज साफ जान छुड़ाने वाला था, पर मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। महरीन की बात पे आलम खामोश ही रहा। ये साफ उसकी बेइज्जती थी, पर अगर वो महसूस करती तब ना। अरे आलम बेटा, आप क्यों बना रहे हो चाय? महरीन बेटा, आप क्यों नहीं बना रही? इससे पहले कि महरीन कुछ बोलती, आलम ने उसकी माँ नगीन बेगम किचन में चली आई। अम्मी, मैंने बोला पर आलम ही नहीं सुन रहे। वो बोल रहे खुद बनाएंगे। अरे ऐसे कैसे, जब हम हैं तो आप क्यों बनाओगे? चलो महरीन, जल्दी से आलम के लिए नाश्ता बनाओ। नगीन बेगम ने महरीन को थोड़ा ज्यादा आगे करते हुए कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं बहुत पहले से ही खुद बनाता हूँ। आप मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, आलम बहुत रूडली बोला। नगीन बेगम उदास हो गई, आलम भी खामोश ही रहा। उसका जैसे नाश्ते से दिल उठ गया था। सुबह सुबह ये ड्रामा देखने को मिल रहा था। आलम बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया, जबकि पीछे महरीन उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। आलम कमरे में आया, ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार खड़ा शीशे के सामने खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। कमरे से निकलकर उसका इरादा सीधा पुलिस स्टेशन जाने का था, पर कमरे से निकलते ही उसने नाश्ते की बहुत बेहतरीन खुशबू ने घेर लिया। महरीन उसे देखकर जैसे खो गई। वर्दी में कद बहुत वो बहुत हैंडसम लग रहा था। दाढ़ी अब नॉर्मल थे तो थोड़ी बड़ी हो गई थी। फिर नगीन बेगम ने उसे बहुत फोर्स किया तो वो बैठा उनके साथ नाश्ता करने लगा। एक पराठे का एक निवाला लेते ही उसे अंदाजा हो गया था कि महरीन बहुत अच्छा कुक करती है। महरीन, आपने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, आलम ने उसके दिल से तारीफ की। अरे बेटा, मेरी महरीन के हाथ की बनी बिरयानी तो तुम खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। नगीन बेगम ने भी तारीफ में हिस्सा डाला। फिर तो जरूर खाऊंगा मैं, आलम के कहने पे महरीन शर्माते हुए सर झुका गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज शाम को बिरयानी ही बनाई जाएगी। नगीन बेगम की बात पर आलम सर हिला गया, और फिर अच्छा सा नाश्ता करके वो पुलिस स्टेशन चला गया। तकरीबन बहुत दिनों के बाद उसने इतना अच्छा नाश्ता किया था। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। नगीन बेगम तो जैसे वापस घर जाना ही भूल गई थी, पर आलम उन्हें वापसी का भी ना बोल सका। वो जैसा भी था, इतना मुंहफट हरगिज न था। पर एक बात थी, महरीन की वजह से बहुत आसानी होती थी। वो उसका हर काम बिन कहे कर देती थी। उसका नाश्ता, रात का खाना, फिर आलम की हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना। इस सबसे बढ़ के उसके हाथ का खाना एक अलग ही जायका रखता था। वो दोनों से माँ बेटी घर में हमेशा रहने का सोचे बैठी थी। इस बीच उनकी एक बार मुलाकात मिरहा से भी हुई थी, पर वो तो जैसे उसे पहचान ही ना पाई। मिरहा बहुत खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। उस पर उसका घर देख के जैसे उनके मुंह खुल गए। इतना बड़ा घर, बल्कि यूं कहा जाए कि महल। वो इस्माइल साहब के बुलाने पे दुरानी हाउस आई थी। आलम भी साथ था, रात के खाने पर आई थी। पर अब वो सच में हैरान हुई थी। मिरहा उनसे मिली, उनके अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, पर वो देख सकते थे कि मिरहा को उनसे मिलकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई थी।
उन्हें मिर्हा की किस्मत पे रश्क के साथ साथ हसद भी आया। क्या था अगर उनकी पहली बेटी को ये ऐसा घर मिल जाता। खैर ये उनकी सोच थी। मिर्हा का ना डरना, इतना एतमाद में बोलना सिर्फ सिराज की मोहब्बत की वजह से था। आलम अब मिर्हा के मुतालिक मुतमईन था। वो मिर्हा के चेहरे पे से ही खुशियां देख सकता था। सिराज और मिर्हा का रिश्ता बहुत खूबसूरती से चल रहा था। वो न एक दूसरे की मोहब्बत में, वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में जैसे पागल थे। सिराज की मोहब्बत मिर्हा की और उससे मजीद करीब ले आई। इधर महानूर अब खामोश हो गई थी, पर दिल में अब आलम के लावा सा पक रहा था। तो क्या वो उसे भूल गया था? क्या उसके फैसले से इतना गुस्सा था कि एक बार भी उसे मनाने नहीं आया? महानूर ने सोच लिया था कि आलम उसे मनाने आएगा तो जरूर मान जाएगी बगैर कोई नखरा किए। वो आलम पर आलम तो आया ही नहीं, और अब भी वो उसके इंतजार में वक्त गुजार रही थी। और वक्त था कि गुजरता गया। 6 माह बाद उसकी आंख सुबह पर पर्दे हटने की वजह से, अंदर आने वाली रोशनी की वजह से खुली। मिस मैरी, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही है? महानूर ने आंखों को मसलते हुए कहा। उसकी नींद अभी पूरी न हुई थी। रात भी वो देर से सोई थी। वो वजह आलम था। महानूर, आपकी एक्सरसाइज का वक्त हो गया है। अभी आप फ्रेश होके आए, मैं नीचे आपके लिए जूस बनवाती हूँ, मैरी ने कहा और पर्दे सेट करके कमरे से बाहर चली गई। महानूर ने ध्यान से पाँव नीचे रखे छोटे छोटे कदम लेती वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो मेरी मैरी, जो कि उसकी डॉक्टर थी, वो पहले ही से कमरे में मौजूद थी। मैरी, मुझसे अब एक्सरसाइज नहीं होती, अब बहुत मुश्किल हो रहा है, महानूर ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, जब काफी बढ़ चुका था और अब महानूर भी हल्की हल्की मोटी हो चुकी थी। गाल अब हल्के हल्के फूल चुके थे। ममता का एहसास उसे बहुत खूबसूरत बना गया था। नो महानूर, यू हैव टू डू, ये तुम्हें और बेबी को हेल्दी रखेगा। पर मेरी अब बहुत तकलीफ होती है, महानूर ने झूठा बहाना बनाया। ओके, तुम्हारी तबीयत को देखते हुए मैं इसमें कमी कर दूंगी, मैरी ने उसे हौसला दिया। थैंक यू, महानूर ने कहा और आगे बढ़कर अपना फल उठाया और नाश्ते के लिए चली गई। मिस मैरी उसके साथ साथ ही रहती थी। अब वो उसका पहले से भी बढ़कर ख्याल रखती थी। आलम जागा तो आज वो बहुत फ्रेश था। इन 6 महीनों में जैसे वो एक पल तकलीफ में डूबा था। बाहर तो वो सबको नॉर्मल ही था, पर कोई देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये शख्स अंदर से किस कदर तोड़ फोड़ का शिकार था। ब्लैक शर्ट पहने वो आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। शुक्र है तुम मिल गई, वरना मैंने खुद नाश्ता बनाना था, और अब मेरे हाथों से बने नाश्ते में दिल नहीं लगता, आलम ने किचन में खड़ी मैरिन को देखते हुए कहा। उसकी बात पे मैरिन मुस्कुराने लगी। जी, मुझे पता था कि आपको अब मेरे हाथ के बने नाश्ते के अलावा कुछ और पसंद नहीं, इसीलिए इस वजह से मैं आज जल्दी ही उठ गई, मैरिन ने पराठे को मोड़ते हुए कहा। उसकी बात पे आलम मुस्कुराया। खैर तो है जो आज आप इतना मुस्कुरा रहे? महरीन की बात उसे सोचों से बाहर लाई। बस बात ही कुछ ऐसी है, खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ, आलम ने जूस का सीप लेते हुए कहा, जबकि टीवी लॉन में बैठी नगीन बेगम को यकीन हो गया था कि महरीन ने आलम के दिल में अपनी जगह बना ली है। ऐसी भी क्या ये बात है, मुझे भी बताए ना। इस बार महरीन ने चूल्हा बंद किया और आलम की तरफ मुड़ गई। बस आज या कल तक देख लेना, इतना बोल के आलम नाश्ता करने लग गया। मैरिन को थोड़ा अजीब सी भी लगा, क्योंकि जब से वो आए थे पहली बार आलम इतना खुश था और खुद से इतनी बातें किए जा रहा था, पर वो आलम को नाश्ते में मसरूफ देखकर बस उसे देखे जा रही थी। नाश्ते के बाद आलम अकेला दुरानी हाउस चला गया था। वक्त वो इस्माइल साहब और मरियम बेगम के पास बैठा उन्हें कोई बात जैसे समझा रहा था। वो इस बात पे कोई आर्ग्यू कर रहे थे, पर आलम उन्हें मुसलसल मनाए जा रहा था। कुछ देर बाद शायद वो मान गए थे, क्योंकि आलम से अब वो नॉर्मली बात कर रहे थे। हाँ जी साले साहब, कैसे हो? आलम कोई बात कर रहा था जब सिराज ड्राइंग रूम में आया। उसके पीछे मिरहा भी मुस्कुराती हुई आ रही थी। भाई, मिरहा भागती हुई आलम के गले लगी। भाई की गुड़िया, आलम ने उसका माथा चूमते हुए कहा। कैसे हैं भाई?
मैं एकदम फिट, तुम बताओ, आलम ने कहा और सिराज से मिलने लगा। उसके और सिराज के बीच सब नॉर्मल तकरीबन 2 माह पहले हुआ था। सिराज जानता था कि आलम को उसके किए की सजा मिल चुकी है, क्योंकि महबूब से दूरी किस कदर तकलीफ होता होती है, ये सिराज अच्छे से जानता था। मैं ठीक हूँ। आज तो कुछ ज्यादा ही ठीक लग रहे हो। सिराज की बात पर आलम मुस्कुराया। जब वजह जानते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? आलम की बात पर सिराज हंसा। कसम से मोहब्बत इंसान को मजनू बना देती है। उसकी बात पे आलम ने नजरें घुमाई। तुम जानते हो जो आलम करने जा रहा है? इस्माइल साहब के सवाल पर सिराज ने जज्बात में सर हिलाया। चलो, मुझे भी लगता है ये बेहतर वक्त है, अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इतना वक्त बहुत है किसी को भी तकलीफ देने के लिए, और मेरी मानू भी बहुत तकलीफ में है। बेशक जाहिर नहीं करती, पर उसकी आवाज से मुझे अंदाजा हो गया है। इस्माइल साहब की बात पे आलम का ध्यान महानूर पे गया। इतना तो तय था कि अब महानूर को आलम ने बहुत अच्छे से डील करना है। जी अंकल। कुछ देर बाद वहां से सिराज और आलम और मरहा थे। भाई, आपको लगता है अब ये प्लान कुछ काम करेगा? मुझे नहीं लगता कि महानूर आएंगी वापस। अरे मेरी मोटू, वो मान जाएंगी, जस्ट चिल यार। आलम की बात से पहले ही सिराज बोल पड़ा। सिराज, खबरदार जो मुझे दोबारा मोटू बोला। भाई, क्या मैं मोटू हो गई हूँ? इस बार मिराह ने आलम से तस्दीक चाही। नहीं तो? आलम की बात पे मिराह ने सिराज को देखा। मोटी नहीं, पूरा के पूरा भालू। सिराज, मिराह ने गुस्से से कहा। आलम मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था, जो आपस में बहस करते हुए हंस भी रहे थे। उसे एहसास था कि मोहब्बत इंसान को बहुत तब्दील कर देती है। ये वही मिराह थी जो किसी के सामने आने से भी झिझकती थी। आज वो कितना कॉन्फिडेंट, हर एक से मिली। हर अगर कोई बात बोलता तो सामने से जवाब देना जानती थी। अच्छा, बस भी करो, अब चलो तुम्हारे इस भाई भाई के प्लान पे अमल करते हैं। देखो भी बेचारा कैसे मजनू बन गया है, सिराज ने मिराह को रोकते हुए कहा। अब ऐसा भी नहीं है, आलम के जवाब पे सिराज ने को घूरा। चलो फिर रहने देते, तुम जैसे हो वैसे नॉर्मल हो। कोई जल्दी भी नहीं है, तो बाद में ही देख लेंगे। सिराज के बोलने पे आलम जल्दी से बोल पड़ा। अब ज्यादा ड्रामे ना कर, और मिराह तुम कॉल करो मेहमानूर को। आलम की बात पे सिराज हंसा, जबकि मिराह भी मुस्कुराई। महानूर सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी जब उसका फोन बजा। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? महानूर ने कॉल उठाते हुए कहा। महानूर, मैं ठीक हूँ, पर मुझे आपका बहुत जरूरी बात बतानी है, बहुत जरूरी, वरना मैं आपको कॉल कॉल नहीं करती। महानूर की उसके बात थोड़ी अजीब लगी, जबकि दूसरी तरफ मिन्हा बोल के अब आलम को देख रही थी, जो उसे मजीद बोलने का कह रहा था। क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है ना? महानूर को एक डर ने घेर लिया। महानूर, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चचा चची भाई के साथ पिछले कुछ महीनों से रह रहे हैं। और और क्या भाभी? आलम तो ठीक है ना? महानूर ने बेचैनी से कहा, जबकि दूसरी तरफ से आलम उसकी फिक्र पे मुस्कुराया, क्योंकि फोन स्पीकर पे था। हाँ महानूर, वो चचा चाची आलम की कहीं शादी करवाना चाहते, और भाई को बहुत मजबूर कर रहे। मुझे डर है कि कहीं भाई हाँ ना कर दे, क्योंकि चाचू भाई को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। इस बार तो उन्होंने भाई को अपनी कसम दी है, और मजबूरन भाई ने सोचने का टाइम मांगा है। मिरहान ने एक ही बार में सारा रटा रटाया सबक सुनाया, जबकि दूसरी तरफ महानूर को लगा उसके सर पे कोई ऊपर से आसमान गिरा दिया हो। भाभी, ये आप क्या बोल रही है? आप जानती है ना, मैं और आलिम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और तो आप ये सब कैसे बोल सकती है? महानूर अब रोना शुरू हो चुकी थी, और रोने के साथ साथ वो अपनी बात भी मुकम्मल कर रही थी। मानो आलम तुमसे अब भी बहुत मोहब्बत करता है, और लग रहा है कि अब तुम उसे भूल चुकी हो, तभी तो तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया। इसी वजह से भाई ये अजीब बात बोल रहे हैं कि शायद तुम उनसे दूर रह के खुश हो। भाभी, आप मुझे अभी बता रही है, और आलम ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं उन्हें भूल सकती हूँ? भाभी आप कुछ करे प्लीज, आलम को रोके, मैं मर जाऊंगी भाभी, प्लीज। मैं मानो, रिलैक्स हो जाओ, अभी शादी नहीं हुई। तुम आके सब रोक सकती हो। मिराह ने काम की बात की। भाभी, मैं अभी के अभी वापस आती हूँ। आप बस आलम को शादी मत करने दीजिएगा, कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगी।
महानूर, मुझे उम्मीद है तुम आके सब ठीक कर दोगे और अंकल आंटी और सिराज नहीं चाहते कि तुम तक ये बात पहुंचे। मैंने छुपकर तुम्हें ये सब बताया है भाभी, वो अब मैं देख लूंगी। बस प्लीज आप कुछ गलत मत होने दीजिएगा, ठीक है? तुम बेफिक्र रहो। अब मैं फोन रखती हूँ, शायद मुझे आंटी बुला रही है। मेरा के फोन रखने पर महानूर जैसे सोफे पे गिर गई। उसके कान में अपने बाबा के अल्फाज गूंज रहे थे, बेटा किसी के को सजा देनी हो तो उसे कुछ दूर दूर रहो, इतना नहीं कि वो तुम्हारे बगैर जीना सीख ले। आलम, आप ऐसे कैसे कर सकते? आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं? नहीं, मैं आपको कभी ऐसा करने का सोचने भी नहीं दूंगी। जल्दी से फोन उठा सिराज को कॉल कर दी। दूसरी तरफ आलम और सिराज जो अब उस प्लान के बारे में बात कर रहे थे, अचानक महानूर की कॉल पर चौंके। हेलो भाई। महानूर की रोने वाली आवाज पे आलम ने आंखें मींच ली। वो जानता था कि वो उससे बहुत तकलीफ में जाएंगी, वो बहुत मजबूर था। जी भाई की जान, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सिराज ने अनजान बनते हुए कहा, भाई प्लीज मेरे पाकिस्तान आने का बंदोबस्त करे, प्लीज जितना जल्दी हो सके। पर मानो, अभी इतनी जल्दी क्यों? अभी तो वहां रुक जाओ कुछ दिन। क्यों क्यों रुकूं मैं यहाँ? ताकि आप लोग वहां सब बर्बाद कर दे भाई। अगर आपने अगले 1 घंटे में मेरे पाकिस्तान आने का बंदोबस्त ना किया तो मैं कसम से खुद के साथ कुछ कर लूंगी। महानूर ने रोते हुए कहा, अच्छा रो, नहीं करता हूं मैं कुछ, तुम बस नो। टू टू कॉल कट चुकी थी, बहुत जिद्दी है, सिराज ने कहा। उसकी बात पे आलम खामोश था और महानूर के बारे में सोच रहा था। किस कदर उसे तकलीफ हुई थी ये सुन के कि आलम शादी कर रहा है। अगले आधे घंटे में सिराज उसे कल की फ्लाइट से पाकिस्तान आने का बोल चुका था। महानूर अब बस कल का इंतजार कर रही थी। आज कितने अरसे बाद उसने आलम को कॉल की, पर नंबर बंद जा रहा था। बहुत मैसेज किए पर कुछ हाथ ना लगा। अब बस वो कल का इंतजार पे बैठी थी, कल के इंतजार में बैठी वो अब बस रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ये दिन महानूर के लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। बार बार दिल में ख्याल आ रहा था कि अगर आलम ने शादी कर ली तो फिर वो क्या करेंगी। बिस्तर पर आधी लेटी आधी बैठी वो बस आलम को सोचे जा रही थी। काश ये मैं फैसला ना लेती। कितना कितना तड़पी हूँ आलम आपके लिए, और आपने एक बार भी मेरा पता नहीं किया कि मैं मर गई या जिंदा। और अब मुझे आपकी शादी की खबरें मिल रही है। आपने अपने चाचू को क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा है? अगर बताते तो वो आपको फोर्स ना करते। महानूर खुद से बातें किए जा रही थी, फिर अपने बच्चे का ख्याल आया। मैं भी देखती हूँ कौन है वो चुड़ैल जो आपकी जिंदगी में आना चाहती है, और कैसी आती है वो आपकी जिंदगी में। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगे या शायद मुझे गुस्सा भी करे। अब ये मेरा हथियार है आपको काबू करने का। मुस्कुराते हुए वो अपने पेट पे हाथ घुमा रही थी। उसका इशारा अपने बच्चे की तरफ था। दिल में एक सुकून, एक खुशी भी थी आलम से मिलने की। सोते हुए बस वो कल का सबका रिएक्शन और आलम के रवैये के बारे में सोच रही थी। आलम दुरनी हाउस से वापस अपने किसी केस के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। चचा को कॉल करके उसने सब बता दिया था। कोई मर्डर केस था जिसकी तहकीकात के लिए आलम को बुलाया गया था। मौसम न ज्यादा सर्द था न ज्यादा गर्म। गाड़ी कुछ देर तक मौके वारदात पे पहुंची थी कि काफी देर तहकीकात के बाद कुछ सबूत मिले, क्योंकि ये कोई प्लान मर्डर न था। वो दो दोस्तों के बीच आपसी रंजिश पे एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, जिसका पता पुलिस को लग चुका था। पुलिस इस लड़के को अब ढूंढ रही थी। तकरीबन रात के वक्त आलम फ्री हुआ तो घर के लिए निकलने लगा। अरे सर, आज क्यों जा रहे हैं? आज तो हमें मेहमान नवाजी का मौका दे। आलम के वापस जाने का सुनकर उसके एक साथी ने रोकने लगा। नहीं, बस आज मैंने जाना है, दरअसल कुछ काम है, इस सिलसिले में जाना जरूरी है। ये आलम का दोस्त भी था। यार कभी तो हमें भी वक्त दे। अब तेरी पोस्ट हमसे बड़ी है तो तू कहाँ हमारे यहाँ आएगा? ज्यादा ड्रामे ना कर, अगर मजबूरी ना होती तो जरूर रुक जाता। अच्छा, भाभी को साथ लेके आना अगले हफ्ते, तेरा और भाभी का डिनर मेरी तरफ। और खबरदार जो तूने इनकार किया। इसकी बात पे आलम ने एक पल को सोचा। ओके ठीक है, अब जान छोड़ा और जाने दे, पहले ही बहुत रात हो गई है। आलम ने उसे गाड़ी के सामने से हटाते हुए कहा, उसने किसी को भी मानूर के बारे में नहीं बताया था। ओके ठीक है, फिर डन हो गया, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद आलम उसे अलविदा कह के वापसी का रास्ते पे था।
یہ شہر اس کے شہر کراچی کے ساتھ ہی تھا، تبھی وہ کچھ گھنٹوں میں واپس پہنچ چکا تھا۔ دوسرے شہر کے قریب بھی یہ قتل ہوا تھا، اس لیے عالم صبح 5 بجے واپس آ گیا تھا۔ گھر آ کے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ اس کا آج سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ شاید آج سو بھی نہیں سکتا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور لیپ ٹاپ لے کے بالکنی میں بیٹھ گیا۔ بار بار دھیان مہانور پہ جاتا، پتا نہیں وہ اس وقت کیا کر رہی ہوں گی۔ یہ اس کی سوچے نہ تھی، بلکہ ہر روز وہ ایسا ہی سوچتا تھا۔ ہر وقت اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ وہیں تو تھی اس کی تنہائی کی ساتھی، تو پھر وہ کسی سے اپنا دکھ اپنی تکلیف شیئر کرتا۔ ہر دن ہر پل اسے اس بات کی فکر رہتی کہیں مہانور کی کوئی لاپرواہی بچے کو نہ نقصان پہنچا دے۔ ہر روز وہ مہانور کو کال کرنے کی ہمت کرتا، پھر وہ ہمت کھو دیتا۔ وہ اپنی سزا برداشت کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا گناہ بہت بڑا تھا اور وہ یہ سزا کا حقدار تھا۔ کافی ختم کرنے کے بعد بھی وہ کافی دیر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے کچن سے کچھ یہ آوازیں آ رہی تھی، یعنی مہرین اور چچی جاگ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد کوکر کی آوازیں آنے لگی۔ اپنا کام مکمل کرتا وہ کچن میں چلا آیا۔ تو آج کیا کھلا رہی ہو؟ عالم نے مہرین کے سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس میں نے آج سوچا آج آپ کی فیوریٹ نہاری بنائی جائے۔ او یار، قسم سے میں تمہارے کھانے کو بہت مس کیا کروں گا جب تم جاؤں گی تو۔ اس کی بات پہ مہرین کے پیاز کاٹتے ہاتھ رکے جبکہ عالم جوس پی رہا تھا۔ مہرین نے گہرا سانس بھرا۔ میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ میں یہاں سے جاؤں گی تو آپ مس کریں گے نا؟ مہرین سوچ کے مسکرائی۔ مہرین جلدی کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں بس تھوڑی دیر رکے، کچھ دیر میں ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ مہرین نے جلدی سے ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ ناشتے کے وقت نگین بیگم اور گفتار صاحب جاگ چکے تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ کچھ دیر تک وہ ناشتہ کر کے پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ مہانور صبح اٹھی تو اس کی ڈاکٹر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا ہوا مہانور آپ جاگ گئی، میں نے بھی آج جانا ہے واپس اسپتال، کیونکہ آپ بھی جا رہی ہو نا؟ اس کی بات پر مہانور مسکرائی۔ جی میں جا رہی ہوں اور میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ آپ نے میرا اور میرے بچے کا بہت خیال رکھا، تھینک یو، مہانور نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ الیکسا کدھر ہے؟ مہانور نے میٹ کا پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ نیچے تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی، چلو جلدی کرو فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے۔ مہانور فریش ہو کے اب ناشتہ بھی کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار کھڑی تھی، چونکہ لندن کا ٹائم پاکستان کے ٹائم سے تقریباً 6 یا 7 گھنٹے کا فرق تھا۔ مہانور جب آئی تھی تو ان لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ مہانور سب کو الوداع کرتے ہوئے رو دی۔ میں آپ سب کو بہت یاد کروں گی، مہانور نے الیکسا کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ہم بھی یاد کریں گے، تمہارے بچے کو ملنے ضرور آئیں گے۔ ان کی بات پر مہانور مسکرائی۔ جی ضرور، میں آپ سب کا انتظار کروں گی۔ مہانور کی ڈاکٹر واپس ہسپتال چلی گئی تھی، پر الیکسا اور اس کا ہسبینڈ اب بھی وہیں پہ رہتے تھے۔ وہ وہیں لندن میں اس کے گھر کی حفاظت کرتے تھے۔ اس وقت وہ ایروپلین میں بیٹھی اس کے پاکستان لینڈ کرنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب جہاز لینڈ ہوا تو ایئرپورٹ پر اس کے لیے گاڑی پہلے سے ہی موجود تھی۔ مہانور گاڑی میں بیٹھی اب باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی عالم کے گھر کی طرف موڑو۔ مہانور بی بی سراج صاحب نے تو ڈرائیور جو بولا ہے آپ کو وہ کرو، گاڑی عالم کے گھر لے کے چلے۔ مہانور کی بات پر ڈرائیور نے گاڑی عالم کے گھر کی طرف موڑ دی۔ وہ جانتا تھا کہ مہانور بہت ضدی ہے، اس وجہ سے اس نے زیادہ بحث نہیں کی۔ سراج سویا ہوا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مرحا اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ بلڈ ریڈ نائٹی میں ایک ہاتھ سراج کے سینے پہ رکھ کے اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی۔ سراج نے اس کے کان پہ جھک کے ایک بے باک سرگوشی کی، پر مرحا اب بھی سوئی ہوئی تھی۔ سراج نے مزید جھک کے اس کی گردن پہ زور سے کاٹا، اتنا کہ وہاں نشان بن گیا۔ مرحا جلدی سے بڑبڑا کے اٹھی۔ سراج! مرحا کی غصہ بھری آواز پر سراج نے گھورا اور پھر اس کے لبوں پہ جھکنے لگا جب مرحا نے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ کیا ہر وقت آپ کو رومانس سوچتا رہتا ہے؟ کبھی تو سیریس ہو جایا کرے۔ مرحا کی بات پہ سراج نے پھر سے جھک کے اس کے کان پہ ہلکا سا کاٹا۔ اوف سراج، تنگ نہ کیا کرے، قسم سے یہ نشان نہیں چپتے۔ مرحا نے پھر سے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ یار میں چاہتا ہوں کان نہیں کہ تم اپنا پیٹ چھپا لو۔ سراج کی بات پہ مرحا کے گال لال ہو گئے۔ کیا یار، شرما کیوں رہی ہو؟ سیریس، اب مجھے بھی بیبی چاہیے جو مانو کے بیبی کے ساتھ کھیلے۔ سراج نے مرحا کو دوبارہ سینے پہ لٹاتے ہوئے کہا۔ سراج پلیز آپ تنگ نہ کریں نا۔ مرحا جیسے اب رونے والی ہو گئی تھی۔
اچھا اچھا نہیں کہتا کچھ، چلو اب پیاری سی مارننگ کس کرو تاکہ میرا دن بن جائے۔ سراج نے اس کا چہرہ پکڑ کے اپنے گالوں کے قریب لایا۔ سراج آج مہانور نے بھی آنا ہے، جلدی کرے پلیز، جلدی سے فریش ہو لے۔ میدھا پھر سے پیچھے ہٹ گئی۔ سراج کو اس کا بار بار پیچھے ہٹنا برا لگا۔ اوکے سراج اتنا بول کے خاموشی سے بستر سے اٹھ گیا۔ سراج آپ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ میدھا جلدی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ تو میں ناراض ہونے کا حق تھوڑی کھوتا ہوں رکھتا ہوں۔ سراج نے میرا کا ہاتھ پیچھے کر کے کہا، ہمیشہ تمہیں، اور ویسے بھی تم کون سا مجھے اہمیت دیتی ہو، ہر بار تم اگنور کرتی ہو۔ فورس کرتا ہوں شاید میں، تبھی تم مجھ سے ایسا رسپانس دیتی ہو۔ سراج آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کے وہ سب نہیں کیا، بس پتا نہیں تو پتا کرو کیوں یہ ہمیشہ کرتی ہوں۔ سراج واش روم میں گھس گیا۔ عالم نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، وہ آج جلدی پولیس اسٹیشن سے آیا تھا۔ وجہ مہانور تھی، وہ جانتا تھا دورانی ہاؤس سے وہ کسی نہ کسی وقت اس سے ملنے ضرور آئیں گی۔ اسے لگتا تھا مہانور ایئرپورٹ سے سیدھا دورانی ہاؤس جائیں گی، پھر وہاں سے شاید وہ اور سراج کے ساتھ یہاں کوئی بات کرنے آئے، پر اس کے وہم و گمان میں نہ تک کہ وہ سیدھا عالم کے پاس ہی چلی آئیں گی۔ عالم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ابھی وہ پہنچنے والی ہوں گی۔ وہ سراج کو کال کرنے لگا تھا، پھر سراج کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس وقت گھر پر مہرین اور عالم ہی تھے۔ نگین بیگم اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مہرین کو بہت سمجھایا تھا، عالم کا کام تم نے ہی کرنا ہے، اتنا کہ وہ تمہارا عادی ہو جائے۔ آج وہ دنوں کچھ وقت کے لیے گزارنا چاہتی تھی۔ عالم سراج کو کال کر رہا تھا جس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ عالم آپ کے لیے کھانا لے کے آؤ؟ مہرین نے عالم کے سامنے صوفے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم ریسٹ کرو، میں خود لے لوں گا، عالم نے فون پہ مصروف ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے تو بالکل بھی تھکن نہیں ہوئی ہے، میں بالکل فریش ہوں، آپ کے لیے بھی کھانا لے کے آتی ہوں، مہرین نے جلدی سے کہا اور عالم کی سنے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اس کی حرکت پہ عالم مسکرایا۔ مہرین اسے بہت عزیز تھی، ایک بہن جیسی تھی اس کے لیے۔ بے شک میرا جتنا پیاری اور عزیز اسے وہ نہیں تھی، پر پھر بھی عالم اس کے لیے دل سے عزت کرتا تھا۔ مہرین نے کھانا لگایا، عالم بیٹھا کھانا کھانے لگا۔ مہرین اس کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اس سے کچھ ضرورت نہ ہو، حالانکہ سارا کچھ ٹیبل پہ ہی رکھا تھا۔ مہرین تم بھی کھانا کھا لو، چچی لوگ شاید کھانا کھا کے ہی آئیں گے، عالم نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد کھا لوں گی۔ ابھی وہ اتنا ہی بول رہی تھی کہ چپ ہوئی تھی جب سامنے نظر پڑی تو دروازے کے پاس کوئی لڑکی کھڑی بازو باندھے اسے گھور رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ اس کی آواز سے عالم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے اس کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ تقریباً 6.5 ماہ بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مہانور تو کافی چینج تھی، بالوں کی اونچی پونی بنائے، کھلی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر، ایک بڑی سی چادر جسے اس نے گردن کے پیچھے سے نکال کر سامنے پھینکا ہوا تھا، اس کی دونوں سائڈیں مہانور کے پیٹ پہ جا رہی تھی، پھر بھی اس کا بڑا ہوا پیٹ صاف معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت آنکھوں میں غصہ لیے وہ بس مہرین کو گھورے جا رہی تھی۔ عالم تو بس اسے دیکھ نظروں کی پیاس بجھانے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے کوئی بات کرے۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے آپ اور کس کی اجازت سے اندر آئی ہیں؟ مہرین نے اس بار ناگواری سے کہا۔ کسی بھی لڑکی کا یوں عالم کے سامنے کھڑا رہنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ وہ تب مجھے میرے گھر میں آنے کے لیے تم سے اجازت لینی ہوگی، مہانور نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا گھر؟ او بی بی پاگل تو نہیں ہو، کون سا تمہارا گھر؟ تجھے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی، یہ گھر عالم کا ہے، عالم میرے شوہر۔ مہانور نے اطمینان سے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ کیا مطلب کہ شوہر؟ تم پاگل لڑکی، نکلو ابھی کے ابھی۔ مہرین نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا۔ یہ کون تھی جو اب ٹپک پڑی تھی؟ جہاں تک اسے پتا تھا عالم اور اس کی بیوی کے تعلقات بہت خراب تھے اور اسی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس کے دماغ پر ہر چیز ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ عالم کی بیوی واپس آ سکتی ہے۔ ایک منٹ، تم کون ہوتی ہو مجھے میرے ہی گھر سے نکالنے والی؟ مہانور نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں جو بھی ہوں یہ میرا بھی گھر ہے، اور تم کیسے عالم کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو؟ ہاں؟ عالم کچھ نہ بولنا مہرین کو اس حوصلہ دے رہا تھا، شاید سامنے کھڑی لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ عالم بس مہانور کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے لگا کتنے عرصے بعد اس کا دل صحیح سے دھڑکا ہے۔ محبوب کا دیدار شفا بخش ہوتا ہے، ایسے ہی مہانور کو دیکھنا عالم کو سکون پہنچا رہا تھا۔ مہرین یہ مہانور ہے آپ کی بھابھی۔
आलम की बात पे महरीन के चेहरे पे एक साया सा आके गुजरा। उसके चेहरे का बदलता रंग महानूर ने नोट किया। वो महरीन के अंदाज से ही समझ गई थी कि वो आलम को शायद पसंद करती है। आलम अब भी महानूर को देख रहा था। उसकी नजर बार बार भटक कर उसके पेट पे जा रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी तब्दीली थी महानूर में। डार्लिंग, आपने बताया नहीं ये कौन है? महानूर ने आलम का हाथ पकड़ा और उसकी पुश्त को चूमा। महानूर का ये अमल बिल्कुल अचानक था, जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। महानूर, ये मेरी मैड है क्या? मैं कुछ दूर दूर क्या गई, आपने मैड रख दी? महानूर ने पास रख के सेब को खाते हुए कहा। उसका अंदाज नॉर्मल सा था, ऐसे जैसे वो यही रहती हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महानूर, ये मेरी कजिन है मैरीन। आलम ने मैरीन की तरफ इशारा किया। ओह अच्छा, सर, ये आपको आलम आलम कह के पुकार रही थी तो मुझे लगा शायद मैड है, तभी प्रोफेशनल अंदाज में बुला रही है। प्रोफेशनल अंदाज में सर या साहब भी कहा जाता है, मैरीन ने टोका। ओह सॉरी माय बैड। वैसे अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे? मानूर ने उधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। आलम का दिल जैसे बाग बाग हो रहा था। वो चची की बहन के घर गए हैं। आलम के कहने पे महानूर आलम को देखने लगी। कितना तड़पी थी वो उसके लिए, उसके पास आने के लिए, और वो उसे लेने ना आया। आज भी वो खुद आई थी। अच्छा, खाने में क्या है? महानूर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। खड़ी खड़ी अब वो थक चुकी थी। मैरिन को रोना आने लगा। उसे अब इनके बीच में अपना आप मिसफिट सा लगा। खाना बनाना है, तुम फ्रेश हो लो, फिर खाते हैं। आलम की बात पर महरीन ने हैरानी से उसे देखा। ये लड़की उसे अकेला छोड़कर बिन बताए कैसे चली गई थी, और अब आलम कैसे उसकी फिक्र कर रहा था। मेरा सामान बाहर गाड़ी में है, लेके आए ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। महानूर का अंदाजा रुखा सा था। आलम बाहर गया तो महानूर का ड्राइवर उसका सामान गाड़ी से बाहर निकाल चुका था। अब वो चौकीदार के पास खड़ा उससे कोई बातें कर रहा था। महानूर एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आई है क्या? जी सर, उन्होंने बोला कि मैं उन्हें यहाँ ले आऊं। ड्राइवर की बात पे आलम मुस्कुराया। ओहो मैडम, इतना इनसिक्योर फील कर रही थी। आलम ने महानूर का सामान कमरे में पहुंचाया। मैरीन अपने कमरे में घुस चुकी थी, जबकि महानूर अपने कमरे में बैठी सिराज को कॉल करके अपने पहुंचने का बता रही थी। आलम जब कमरे में आया तो वो फोन पे मसरूफ सिराज से बात कर रही थी। जी भाई, ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आलम बस इतना ही सुन सका। तुम्हारा सामान मैंने पहुंचा दिया, अभी जरूरत का सामान निकाल लो, मुझे बताओ, मैं निकाल देता हूँ। आलम ने एक सूटकेस रखते हुए कहा। बाकी का सामान मैरिन बाद में सेट कर देंगी। आलम ने सूटकेस खोला। इसमें से एक सूट निकाल दे। महानूर ने दूसरे सूटकेस की तरफ इशारा किया तो आलम उसे खोलने लगा। सूट निकाल के वो उसे देता बाहर आ गया। महानूर फ्रेश होने के बाद बाहर आई तो आलम खाना किचन में खाना गर्म कर रहा था। महानूर खाने की टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो अब काफी हद तक मुतमईन थी। आलम ने खाना लगाया और उसी के साथ बैठ गया। अभी तक उनके दरमियान ज्यादा बातचीत न हुई थी। आलम भी कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था, जो छोटे छोटे निवाले बना के खा रही थी और उसे साफ इग्नोर कर रही थी। खाना खाने के बाद महानूर उठ के टीवी लॉन में आ गई। अब वो बैठी टीवी देख रही थी। मेहरीन बाहर आई तो महानूर टीवी देख रही थी, जबकि आलम किचन में चाय बना रहा था। उसे बहुत अजीब सा लगा कि आलम काम कर रहा है और वो बैठी आराम फरमा रही है। फिर उसकी प्रेगनेंसी, वो इस वक्त बहुत कंफ्यूज थी, और वो उसकी माँ है कि उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकती थी, जो जैसे चाह कर जानना चाह रही थी कि वापस आना जा गई थी, वापस आना ही भूल गई थी। इसलिए वो अपने लिए चाय बनाने किचन में आई थी। अरे आलम, आप क्यों बना रहे? हटे पीछे, मैं बनाती हूँ। मैरिन ने आलम को पीछे हटाते हुए कहा। महानूर, जो इसे किचन में जाता देख चुकी थी, जल्दी से उसके पीछे आई। रहने दो, मैं बनाऊंगा, तुमने खाना खाया? आलम ने कहा। नहीं, भूख नहीं है, अभी खाऊंगी। आप हटो, मैं बनाऊंगी चाय। वैसे भी रोज मैं ही बनाती हूँ ना चाय, तो आज आज मैं आई हूँ ना, तो इस वजह से आलम आलम बना रहे। वैसे भी मुझे किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं है, तो प्लीज तुम ना बनाना, आलम बना लेंगे। इतना बोल के महानूर जूस लेके बाहर चली गई। मेहरीन महानूर की बातों का बुरा ना मानना ना, अभी मुझसे नाराज है, इस वजह से वो इतना रूड हो रही है। आलम ने मेहरीन को परेशान देखा तो उसे हौसला दिया। इतनी देर क्या कर रहे हैं आलम, बाहर आए ना। आलम जब काफी देर बाहर ना आया तो
महानूर अब टेंशन ले रही थी कि न जाने वो लड़की क्या बातें करके उसे बाहर आने से रोक रही थी। अभी वो सोच ही रही थी जब आलम हाथ में 2 कपड़ियों उसके पास आके बैठा और एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। महानूर अब भी सामने कार्टून देख रही थी। कार्टून देखकर आलम मुस्कुराया। महानूर ने उससे कप लिया। उसने अब भी कोई बात नहीं की थी। मेरिन अपने कमरे में चली गई और जितनी ज्यादा उस जोर से उसने दरवाजा बंद किया था, महानूर मिट्टियां भींच कर रह गई। आलम महानूर के करीब होकर बैठा। महानूर ने नोटिस न किया या शायद वो इग्नोर कर गई। आलम फिर से उसके पास खिसका। अब वो बिल्कुल जुड़ के बैठ गया। चाय के सिप लेता जो पहली बार कंफ्यूज हो रहा था। वो आज बात करना चाहता था क्योंकि वो जानता था अब मजीद वो उससे दूर नहीं रह सकता था। आलम ने हाथ महानूर के पेट पे रख दिया। महानूर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये उपहार उसे बहुत सुकून दे रहा था। आलम अब हाथ उसके सारे पेट पे घुमाने लगा। महानूर अब भी खामोशी से सामने कार्टून देख रही थी। ये हाथ मुजरिमों की इतनी बेदर्दी से मारता था, देखने वाला कांप जाए। पर अब यही हाथ अब बहुत नरमी से किसी को महसूस कर रहा था। हाथ ऐसे ही रखे वो महानूर के कंधे से बाल हटा के गर्दन पे लब रख गया। महानूर ने आंखें बंद करके ये लम्हे महसूस किए। उसकी मोहब्बत था वो या शायद उस जुदाई से दूर वो बेहद वो बुलंद करा दिया था। अब वो इश्क की मंजिलें तय कर चुकी थी। उसे मजाहमत ना करता देख आलम अब दोनों हाथों से उसके गाल पकड़े उसके लबों पे झुक गया। इतने अरसे वो उससे दूर रहा था। अब तशनगी न सिर्फ बढ़ना था न कम होना था। आलम के अंदाज में बहुत शिद्दत थी। महानूर बस स्टिल बैठी आलम के लम्स को महसूस कर रही थी। शायद वो ये बात भूल गई कि वो कितना सारा कुछ सोच के आई थी लंदन से। अब बस आलम का करीब आना उसे पिघला गया। इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ता, दरवाजे की घंटी बजने लगी। महानूर जैसे होश में आई, जल्दी से आलम को धक्का दिया और पीछे कर दिया। महानूर जो कि मदहोश था घंटी की आवाज पे वो इग्नोर कर गया था। फिर महानूर के धक्का देना उससे होश में ले आया। अभी वो कुछ समझता कि मैरिन कमरे से निकलकर दरवाजा खोलने चली गई। वो जल्दी से पीछे हुआ। महानूर भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी बेख्तियारी पे बहुत गुस्सा है। सामने ही आलम के चचा चची खड़ी उन दोनों को देखे जा रहे थे। ये कौन है आलम बेटा? नगीन चची के बात पे आलम ने एक गहरा सांस भरा। आलम मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ सोने। इन्हें आप सब बता दीजिएगा, महानूर ने बहुत प्यार से आलम को कहा और छोटे छोटे कदम लेती कमरे में चली गई। पीछे आलम ने उन्हें देखा जब सवाली नजरों से उसे से देख रहे थे। आलम ने एक गहरा सांस भरा और उन्हें सब बता गया। आलम तुम होश में तो हो? ये क्या बोले जा रहे हो? लड़की कैसे वापस आ सकती है? आलम ने जब उन्हें महानूर का बताने आने का बताया तो उसके बारे में बताया तो नगीन बेगम के जैसे होश उड़ गए। उन्हें अपना सारा प्लान खराब होता नजर आया। क्या मतलब आपका कि कैसे वापस आ सकती है? ये घर उसका है, उसका जब दिल चाहेगा वो आएंगी। आलम कौन को उनकी बात नागवार गुजरी थी, इस वजह से वो बिना किसी लिहाज के बोला, बेटा मेरा मतलब था कि अचानक कैसे उसकी वापसी हो गई। नवगीन बेगम ने जल्दी से बात संभाली। चाची बस हम मियाँ बीवी में कुछ मामलात हो गए थे, अब जब सब कुछ हल हो गया है तो वो वापस अपने घर आ गई। आलम ने जैसे जान छुड़ानी चाहिए। वो जल्द से जल्द कमरे में जाना चाहता था, कहीं महानूर सो न जाए। और एक ये थी जो बात को बढ़ाए जा रही थी। अच्छा बेटा ऐसे क्या बात थी जो तुम्हें छोड़ के गई थी? नगीन बेगम ने कुछ जांचना चाहा। चाची वो हम मियाँ बीवी का आपसी मामला है, मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहता। चले आप लोग भी थक चुके होंगे, आराम करें, मैं भी बहुत थक चुका हूँ। कल भी नींद नहीं ले पाया तो आज जल्दी सोना चाहता हूँ। आलम की बात पे नगीन बेगम जबरदस्ती मुस्कुराई, जबकि गुफ्तार बेगम साहब भी कुछ परेशान थे। उन्होंने भी आलम को अपनी बेटी के लिए सोचा था। अच्छा बेटा आप जाओ सो जाओ। नगीन बेगम की बात पे आलम अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही नजर महानूर पे पड़ी जो नीले रंग के सिल्क के शर्ट और ट्राउजर पहने बेड पे बैठी अपने बाजू पे क्रीम लगा रही थी। महानूर ने आवाज से उसे देखा और दोबारा से अपने कमरे काम में मसरूफ हो गई। आलम चलता हुआ उसके पास बैठ गया। महानूर अब भी अपने काम में मसरूफ थी। आलम ने उसके बालों को छुआ, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे महानूर ने जोर से झिड़क दिया। खबरदार जो हाथ भी लगाया तो, महानूर ने गुस्से से कहा। महानूर आई एम सॉरी, प्लीज यार, बस एक बार मेरी। क्या आपकी? हाँ क्या सुनूं मैं आपकी?
आपने तो सोचा होगा अच्छा हुआ चली गई जो जान छूटी, अब मजे से रहूंगा और किसी और लड़की से शादी करूंगा, और अब मैंने आके आपके इरादे नाकाम बना दिए। एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? एक बार भी मुझे लेने नहीं आए। महानूर का गुस्से से बुरा हाल था। कितने दिनों का गुबार था जो अब जाके कम हो रहा था। मानो मेरी जान, तुम खुद जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैं नहीं चाहता था कि आलम प्लीज मेरा दिमाग ना खराब करे, मुझे नींद आ रही, अब मुझे सोना है। मानो प्लीज यार। अच्छा, इतना बता दे, मुझे लेने क्यों नहीं आए? बस इस सवाल का जवाब दे। महानूर की बात पे आलम ने गहरा सांस भरा। यार, मुझे लगा कि अगर अभी मैं तुम्हारे पास गया तो तुम कोई सख्त कदम ना उठा लो। मैं नहीं चाहता था तुम्हें या मेरे बच्चे को कुछ भी हो। आलम की बात पे महानूर हंसी। तो फिर कुछ अरसे बाद तो आ सकते थे ना आलम। 6 माह, 6 माह मैं आपसे दूर रही हूँ। कितना तड़पी थी आपके लिए, एक बार आ जाते, एक बार मेरा भरम रख लेते। पर नहीं, आपको अपनी अना बहुत अजीज थी, इस वजह से आपने मेरे पास आना गवारा बदन नहीं किया। जानते हैं कितनी तकलीफ हुई थी जब मुझे भाई ने ये बताया कि आप जानते हैं कि मैं लंदन में रहती हूँ। कितना मेरा दिल दुखा कि आप ये जानते हुए भी कि आप नहीं आए। चले, मैंने आपके साथ धोखा किया, नहीं आई थी आपके पास। आप तो आ जाते, मेरे लिए ना सही हमारे बच्चे के लिए आ जाते। महानूर की आंखों में अब आंसू आए थे, आवाज भी अब बैठ रही थी। महानूर, अरे मैं खुद को सजा दे रहा था, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया था इस वजह से मैं बस चाहता था कि मैं सजा भुगतूं। आलम ने उसके करीब होते हुए कहा, आलम अगर कोई और बहाना बनाना है तो वो कल बनाइएगा, मैं अब मस्जिद बैठ नहीं सकती, मैंने सोना है। महानूर ने उसे पीछे करते हुए कहा, महानूर कसम ले लो यार, यही सच है। और वो जो शादी कर रहे थे आप, उसका क्या? हाँ, वो तो शुक्र है कि मेहरा भाभी ने मुझे बता दिया। आलम, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? आपको अपने चचा को उसी वक्त ही मना कर देना चाहिए था, पर आपने क्या किया? उल्टा उनसे टाइम मांग लिया। मोहब्बत में बेवफाई भी सीख ली आपने, हाँ? आलम ने गहरा सांस भरा। मानो ये झूठ है, ये सब एक प्लानिंग थी तुम्हें वापस बुलाने के लिए। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कभी भी कोई नहीं ले सकता। तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं कभी शादी कर सकता हूँ। उसकी बात में महानूर ने उसे देखा तो खामोश हो गया। अच्छा, तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे, तुम भी थक गई होंगी। आलम ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। महानूर अपना बाजू छुड़वा के लोशन को साइड पे रख के लेट गई। आलम ड्रेसिंग रूम में गया, नाइट सूट पहन के वापस आया। लाइट ऑफ करके वो महानूर की दूसरी साइड लेट गया, उसे खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। आलम छोड़े, महानूर ने मजामत की, पर आलम ने उसे काबू कर लिया। कुछ नहीं करता, बस अब मुझे सुकून से सोने दो, आज बहुत अरसे बाद मैं सुकून से सोना चाहता हूँ। आलम ने उसे जोर से सीने से लगाया। महानूर ने भी मुजामत छोड़ दी, क्योंकि अब वो खुद भी सुकून से सोना चाहती थी। आलम ने उसके बालों पे बोसा दिया और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सोने लगा। आज उसे इतना सुकून था कि शायद वो बयान नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में वो दोनों सो गए थे। सिराज, आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया और आप मुझसे नाराज हो गए। मिरहा ने सिराज के पास सोफे पे बैठते हुए कहा। वो उस वक्त हल्की सी टी शर्ट के साथ ट्राउजर पहने लैपटॉप पे लिए सोफे पे बैठा था। सिराज, प्लीज, आई एम सॉरी। उसे कोई जवाब ना देता देख वो फिर से बोली। सिराज ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया। मिरहा ने सिराज का हाथ थामा, पर सिराज ने हाथ झटके से छुड़वाया। मिरहा उसके इस रवैये की आदी न थी, उसकी आंखों में जैसे पानी सा भरने लगा। सिराज अब भी लैपटॉप पे नजरें जमाए बैठा था। अच्छा, आई प्रॉमिस, अब दोबारा कभी आपको अपने करीब आने से रोकूंगी नहीं। मिरहा ने कब और बार कोशिश की, पर इस बार सिराज ने लैपटॉप उठा कमरे से बाहर निकल गया। पीछे मिरहा बैठी अब रो रही थी। आई एम सॉरी सिराज, मैंने आपको हर्ट कर दिया। मिरहा रोते हुए भी अब उससे माफी मांग रही थी। कुछ देर बाद वो उसे ढूंढती हुई नीचे आ गई। टीवी लॉन में भी वो मौजूद ना था। मिरहा किचन में आई तो मरियम बेगम चूल्हे के सामने खड़ी शायद कुछ पका रही थी। मामा, आप कुछ बना रही है? हटे, मैं बना देती हूँ। मिरहा ने उन्हें पीछे करना चाहा। नहीं बेटा, बना नहीं रही कुछ भी, बस दूध गर्म कर रही थी। इस्माइल साहब मेडिसिन दूध के साथ खाते हैं तो उन्हीं के लिए ले जा रही थी, मरियम बेगम ने प्यार से कहा। उनका रवैया शुरू से ही मिरहा के साथ बहुत अच्छा था।
एक माँ बनकर वो उसे हर बात समझाती थी। अक्सर मेरा हैरान हो जाती कैसे वो एक एलिट क्लास की होकर इसे इतना प्यार से समझाती हैं, क्योंकि उसने हमेशा ऐसी औरतों को बस दिखावा करते ही देखा था। फिर एक दिन मरियम बेगम ने उसे बताया कि वो खुद बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, पर इस्माइल साहब के यहाँ उनके बाबा मुलाजिम थे। इसी तरह उनकी फैमिली इस्माइल साहब के यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गई, और एक दिन इस्माइल साहब की उनसे मुलाकात हुई तो यूं उन्हें वो पसंद आ गई। फिर फैमिली को बहुत मनाने के बाद उनकी और मरियम की शादी हो गई। मिरहा उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। महानूर के साथ जो भी हुआ उसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी उससे कोई भी ऐसी बात ना की जिससे उसकी दिल आजारी हो, बल्कि वो हमेशा एक माँ जैसा रवैया रखती थी। इस वजह से उन्हें मामा कहती थी। मेरा बेटा आप रोई हो क्या? उसकी सूजी हुई आंखें देखकर वो फिक्रमंदी से बोली। दूध उबल चुका था। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आंखों में कुछ चला गया था। मिरहा ने बहाना बनाया। अच्छा, दोनों आंखों में कुछ चला गया था? मिरहा बेगम की बात पे वो आंखें झुका गई। मरियम बेगम ने एक गहरा सांस भरा और उसे किचन में रखी कुर्सियों पे बिठाया। क्या बात है, सिराज ने कुछ कहा तुमसे? मामा, वो मुझसे नाराज हो गए हैं, अब मान भी नहीं रहे। मैं क्या करूं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, उसने सू सू करते हुए कहा। मरियम बेगम को इस पे बहुत प्यार आया। तो क्या हुआ, मियाँ बीवी में तो झगड़ा होना नॉर्मल बात है। हाँ, पर ज्यादा अरसा ये मना अरसा नहीं, नाराजगी नहीं रहनी चाहिए, मना लेना चाहिए। पर मामा, मैंने मनाया पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मिरहा ने जैसे शिकायत लगाई। बेटा, कभी कभी आपको अपने अमल से किसी को मनाना पड़ता है। सिराज तो वैसे भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप उसे अपने अमल से मनाओगी तो जरूर मानेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दरमियान कोई नाराजगी किसी गलत फहमी से हुई है। मामा, मैं क्या करूं? निराह की बात में मरियम बेगम ने अपना सर था माथा पीटा। बेटा, कुछ भी करो, बस जिससे लगे कि सिराज आपके पास दौड़ता हुआ आएगा, जिसे वो आपसे दूर नहीं रह सकता। पर मामा, उफ मिरहा, अब ये भी मैं बताऊं? आप बेहतर जानती हो, बाकी मुझे यकीन है मेरी बेटी से जरूर मनाएंगी। इतना कहकर मरियम बेगम गिलास में दूध निकालने लगी। उनकी बात पे मिरहा मुस्कुराई। थैंक यू मामा, आप बहुत अच्छी है। मिरहा ने उन्हें हक किया और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अब वो समझ गई थी उसे क्या करना चाहिए। वो कमरे में आई तो सिराज कमरे में मौजूद था। वो अब भी लैपटॉप में कोई काम कर रहा था। सिराज ने उसे देखा जो आते ही ड्रेसिंग रूम में घुस गई। सिराज को थोड़ी हैरानी हुई तो क्या वो उसे मनाने वाली नहीं थी? उसे अफसोस हो रहा था, काश वो पहले मान जाता। अब वो शायद दोबारा न मनाए। वो खुद से उसके पास जाने का में आदमी अना मुतासिर हो रही थी। मेरा ड्रेसिंग रूम में घुसी फोन पे अपने नेट से शोहर को मनाने का तरीका देख रही थी। बहुत सारे तरीके थे। कोई उसे खाना बनाकर मनाने का मशवरा दे रहा था, कोई उसे घर सजाकर। पर सबसे ज्यादा जो तरीका बताया जा रहा था वो करने पे मिरा को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो एक बोल्ड सा तरीका था। अब एक यही तरीका था क्योंकि बाकी इनमें से वो अभी कोई भी नहीं कर सकती थी। हिम्मत मिरा, वो शौहर है तुम्हारे, और वैसे भी वो नाराज भी तो इसी वजह से हुए थे ना। तो अब मैं खुद उनके करीब जाऊंगी। बहुत देर सोचने के बाद मिरा ने अलमारी से एक नाइटी निकाली। ये नाइटी सिराज लाया था, पर बोल्ड होने की वजह से उसने ना पहनी थी। ये नाइटी इलास्टिक की बनी हुई थी जो जिस्म से बिल्कुल साथ चिपकी हुई थी, और जुल्म ये कि वो सीने से शुरू होती थी और घुटनों के पास खत्म हो जाती थी। मेरा पहन तो चुकी थी पर अब बहुत मुश्किल हो रहा था। बालों को खोले उसने सामने फेंका था और चेहरे पे सिर्फ ब्लड ब्लड रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। नाइटी ब्लैक कलर की थी जिसमें उसका दुधिया नाजुक जिस्म बहुत खूबसूरत लग रहा था। नहीं यार, सिराज को क्या सोचेंगे, वो खुद से बोलते हुए अब कंफ्यूज से खड़ी थी। क्या सोचेंगे, बीवी है। हाँ, उनकी उन्हीं के लिए तैयार हुई हूँ। खुद में हिम्मत पैदा करते हुए छोटे छोटे कदम लेती ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। सिराज लाइट ऑफ किए हल्की सी डिम लाइट जलाए आंखों पे बाजू रख के लेटा हुआ था। उस ओ नो, अब लाइट ऑफ है, कैसे मनाऊं? मिरहा वही खड़ी अब सोचने लगी। सिराज जानता था वो बाहर आ चुकी है, उसके इरादे वो बिल्कुल ना जानता था। मिरहा ने हिम्मत की और जाकर लाइट ऑन कर दी। ये क्या बदतमीजी है, लाइट क्यों ऑन? इसे इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मिरहा को देख के उसकी चुप्पी लग गई। वो शीशे के सामने खड़ी बालों को कंघी से सेट कर रही थी।
पीछे का नजारा सिराज को जैसे पागल कर गया, उसके गले से जैसे कांटे से भरने लगे। सॉरी, वो मैं बाल बना रही थी, इसी वजह से लाइट ऑन करनी पड़ी। मेरा उसकी तरफ चलती हुई आ रही थी। सिराज जब भी बस उसे ही देखे जा रहा था, फिर उसके सुर्ख लब, वो जैसे पागल सा होने लगा। अब बाल सेट हो गए हैं, अब मैं अभी लाइट ऑफ करती हूँ, आप सो जाए। मिरहा ने लाइट की तरफ कदम बढ़ाए, पर सिराज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसकी कमर में हाथ डाले, उसे बेड पे गिरा गया। सिराज उसके लबों पे झुक गया, उसके लबों को चूमते हुए जैसे पागल सा हो रहा था। गर्दन से बालों को हटाते हुए वो वहां से गहरे निशान छोड़ रहा था। मिरहा उसके बालों में हाथ फंसाए सहला रही थी। आप तो नाराज थे ना? मिरहा ने उसके गाल चूमते हुए कहा। जब इतने प्यार से मनाऊंगी तो पागल जो नहीं मानूंगा। सिराज ने उसकी ब्यूटी बॉर्न को चूमते हुए कहा। तब मैं तो नहीं मना रही, मिरहा ने नखरा किया। अब चाहता भी कौन है कि तुम मनाओ, बस महसूस करो मुझे। सिराज ने उसके लबों को जोर से काटा। सी सिराज, क्या कर रहे हो? मिरहा ने मुंह बनाया। बस प्यार करना, और अब बोली तो ऐसे ही सजा दूंगा। सिराज, आई एम सॉरी, पर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मिरहा उसके गालों पे हाथ रखा। जानता हूँ मेरी जान, पर कभी कभी तुम भी मनाओ मुझे, इसलिए ऐसा रिएक्शन दिया था। सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। उफ सिराज, आप कितने ड्रामेबाज है। जानते हैं सारा दिन कितना परेशान रही मैं। वो मजीद कुछ बोलती, पर सिराज उसे खामोश करवा चुका था। गहरी रात के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ रही थी। मामा, ये क्या हो गया? ये वो लड़की कैसे वापस आ सकती है? मामा, आपने देखा ना आलम ने कैसे उसका ख्याल रखा। तुम तो चुप करो, बस मुझे कुछ सोचने दो। नगीन बेगम ने उसे गुस्सा करते हुए कहा, जो कभी कब से बैठी उसका सर खा रही थी। उस लड़की से निपटना मुश्किल नहीं है। अरे है ही क्या वो मेरे आगे। अरे चाहूँ तो सबके सामने उसे आलम से बेइज्जत करवा दूं, पर हमें तो आलम चाहिए। पर मामा, आलम को आप मेरा बना दो ना, आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। महरीन की बात पे नगीन बेगम ने उसे घूरा। अरे पागल लड़की, मसला उसका नहीं, आलम को तुम्हारा बनाना बहुत मुश्किल है। इस लड़की का पेट नहीं देखा तुमने? वो माँ बनने वाली है, और आलम तो ऐसा है जैसे उसे जरा तकलीफ नहीं होने दे। नगीन बेगम ने परेशानी से कहा। वाकई उन्हें ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वापस आ जाएंगी। अम्मी यार, ऐसा ना बोले। महरीन जैसे रोने वाली हो गई। अरे तू परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। और वैसे भी तेरी माँ ने बड़े बड़े लोगों को सीधा किया है, ये तो छोटी सी लड़की क्या चीज है। आलम को तेरा बना के ही रहूंगी, तू परेशान न हो। अम्मी, आप सच कह रही है ना? आलम मेरा हो जाएगा ना? मैरिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? खुद से भी ज्यादा। उसकी बात पे नगीन बेगम भी मुस्कुराई। अब उनका दिमाग चल उठा था कि कैसे उन्होंने महानूर को अपने रास्ते से हटाना था। यही सोचते हुए वो काफी देर तक जागती रही। वो सब कब के जाग गए थे। आलम के चचा अपने किसी काम पे गए हुए थे। घर में बस महरीन और नगीन बेगम जाग रही थी। वो दोनों अब भी बेचैनी से आलम के कमरे की तरफ देखे जा रही थी। मामा, ये तो जाग ही नहीं रहे, मैरी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे वो करमजली पता नहीं क्यों अब तक घोड़े बेच के सो रही है। आलम को भी अपने साथ लगाया हुआ है, वरना आज तक इतना नहीं सोया। वो दोनों माँ बेटी बाहर बैठी जल कोड़ रही थी। आलम की खाक खुली तो नजर महानूर पे पड़ी। उसे लगा उसने दुनिया की सबसे हसीन मंजर देखा हो। महानूर का एक बाजू पे सर रख के, एक हाथ उसकी गर्दन पे रख के हल्का सा मुंह खोले सो रही थी। आलम ने झुककर उसकी थोड़ी पे किस की, पर महानूर अब भी न जागी। आलम ने उसकी कान की लो को चूमा, पर वहां से गर्दन पे लब रखे। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, महानूर की आवाज सुनाई दी। पीछे हटे, मुझे सांस नहीं आ रही। महानूर की बात पे आलम जल्दी से पीछे उठा। क्या हुआ, ठीक हो ना? आलम ने फिक्रमंदी से पूछा। पूछ तो ऐसे रहे जैसे कि आपको पता ही नहीं क्या हुआ है। महानूर की बात पे आलम मुस्कुराया। अच्छा, क्या किया मैंने? आलम की बात पे महानूर ने उसे घूरा। ज्यादा तेज ना बने। महानूर उठती हुई अलमारी के सामने खड़ी हुई, अपने लिए कोई कंफर्टेबल सा जोड़ा निकाला और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तुम फ्रेश हो लो, फिर मैं नाश्ते के बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। उसकी बात पे महानूर ने इस बात में सर हिलाया। अपने कहने
اتنا کہتے ہوئے دوسرے روم کے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ مہانور باہر آئی تو عالم کہیں نہیں تھا۔ بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد انہیں باندھ کے ایک شال گردن کے پیچھے گھما کے سامنے رکھ دی۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی تو ناشتے کے لیے وہ باہر آئی، پر کچن کا منظر دیکھ کے جیسے اس کی آنکھوں میں مرچی بھرنے لگی۔ سامنے ہی سراج پیاز کاٹ رہا تھا جبکہ مہرین دوپٹہ کمر پہ باندھے اس کے ساتھ کھڑی کچھ فرائی کر رہی تھی۔ عالم کا دھیان تو اس پہ نہ تھا، پر مہرین بہت غور سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا جیسے دماغ گھوم گیا۔ خود پہ قابو پاتی وہ عالم کے پاس گئی۔ مہانو ادھر بیٹھو آپ۔ عالم نے اسے پاس رکھ کے کرسی کھینچ کے اس پہ بٹھایا۔ مہرین آپ کیوں ناشتہ بنا رہی ہو؟ عالم میرے لیے ناشتہ بنا لیں گے۔ مانور نے مہرین کو جیسے بتانا چاہا کہ اس کا ناشتہ ہمیشہ سے عالم بناتا ہے۔ ارے بیٹا، اب ہمارے خاندان میں تو لڑکیاں ہی ناشتہ بناتی ہے۔ اللہ معاف کرے، شوہروں سے ناشتہ بنانا تو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہیں، پر آپ کے لیے شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نگین بیگم اچانک بولتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ ان کی بات اور لہجے میں طنز تھا جیسے وہاں سب نے محسوس کیا۔ مہانور کو ان کے نیچر نیت کا پہلے ہی اندازہ تھا، اسے سب کچھ مرہا بتا چکی تھی۔ انٹی اس میں گناہ والی کیا بات ہے؟ عالم خود میرے لیے ناشتہ بناتے، مجھے ان کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔ مہانور نے تحمل سے جواب دیا، ایک تو بھوک اور اوپر سے اب یہ چچی۔ ہاں پر یہ ایک بار یا دو بار بھی اچھا لگتا ہے، روز روز یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اور ویسے بھی اتنے عرصے شوہر سے بہت دور تھی تو آپ دور بھی بہت آپ رہی نا، وہاں پہ جو کوئی بنا کے دیتا تھا کھا لیتی تھی نا، تو یہاں چچی بس کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں ایسا بول رہی ہے؟ میں خود اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ اور یہ اتنا کوئی ابھی وہ مزید بولتا کہ مہانور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالم جیسے تڑپ سا گیا، پاس رکھی چھری زور سے ماربل پہ ماری اور مہانور کے پیچھے چلا گیا۔ او میرے خدا، یہ تو بات بھی نہیں کرنے دے رہا۔ میں نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کی۔ نگین بیگم نے پریشانی سے کہا، امی اب عالم ہمیں پہ غصہ ہو گیا ہے کیا؟ مہرین کی بات پہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہ ان کے سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مہانور میری جان یار پلیز رو نہیں، عالم نے مہانور کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور عالم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مہانور کے آنسو صاف کر کے وہ اس کے ہاتھ تھام کے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یار تم کی بات کا برا نہ مانو، ان کی نیچر ہی ایسی، وہ ایسی باتوں کو سیریس لے لیتی ہے۔ عالم نے اس کا ہاتھ چوما۔ تو میں کوئی ان کی نیچر کو برداشت کروں؟ ہاں، کون سا وہ میری ساس ہے جو وہ بولے تو میں برداشت کروں؟ آپ کی ماما اگر مجھے 100 باتیں بھی سناتی تو میں سن لیتی، کیونکہ وہ آپ کی ماما ہوتی، بلکہ میری بھی، پر وہ کون ہوتی ہے ایسے منہ اٹھا کے اتنے تانے مارنے والی؟ مہانور نے بنا کسی لحاظ کے کہا۔ اسے پتا لگ گیا کہ ادھر برداشت کرنے والا سین نہیں ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، آج کے بعد وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی میری جان، تو ماں جیسی ہے۔ عالم نے اسے یقین دلایا۔ عالم اگر آپ کو ان کی وکالت کرنی ہے تو جائے یہاں سے۔ مہانور نے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ اچھا چھوڑو وکالت اور ان سب باتوں کو، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ I promise اس بار وہ کچھ بھی نہیں بولیں گی۔ جائے آپ کریں ناشتہ، میرا پیٹ باتیں سن کے بھر گیا ہے۔ مہانور کی بات پہ عالم نے گہرا سانس بھرا۔ مانو سوری نا یار، پلیز چلو نا ناشتہ کرو، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم بول رہی تھی کہ بھوک لگی ہے اور اب ایسا بول رہی ہے۔ عالم کی بات پہ مہانور چپ رہی۔ نہیں بس اب میں آپ کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گی، بلکہ اس چڑیل مہرین کے ہاتھ کا بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، میں خود اپنے لیے بناؤں گی۔ مہانور کی ضد پہ عالم بے بس ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ پریگننسی میں وہ مزید چڑچڑی اور ضدی ہو گئی ہے۔ اف مہانور تم نہیں بنا سکتی، چھوڑو ضد اور چلو۔ عالم نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میں خود بناؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے چلو تو صحیح۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ہاتھ تھامے کسی کچن میں لے آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دھیان سے اٹھایا اور سلیب پر بٹھایا۔ چلو ادھر بیٹھو، میں جلدی سے اب خود بناؤں گا، عالم نے پیار چھلتے ہوئے کہا۔ نہیں میں خود بناؤں گی۔ وہ سلیب سے اتری۔ دھیان سے مانور، یہ کیا طریقہ ہے اترنے کا؟ اس کے یوں اترنے پہ عالم نے ڈانٹا۔ اچھا پیچھے ہٹے، ایسے پیچھے ہٹا، اسے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ اپنے لیے انڈے پھینٹ رہی تھی، اس کے پھینٹنے سے کچھ نیچے گر رہا تھا۔ رکو پیاز اور یہ بھی تو ڈال دیتے ہیں، عالم نے اسے انڈا آئل میں ڈالتے ہوئے دیکھ کر کہا، پر تب تک وہ جلدی میں اسے ڈال چکی تھی، جس سے بہت سارے گرم تیل کی چھینٹیں اس کے ہاتھ پہ گری۔ عالم
महानूर ने तकलीफ से कहा, बोला भी था तुमसे नहीं होगा, देखो क्या कर दिया। आलम ने जल्दी से उसका हाथ थामा और नल के पास ले गया। नल खोल के उसके हाथ पे पानी, बहुत सारा पानी गिराया। महानूर अब खामोश खड़ी थी, उसे अंदाजा हो गया था उसके बस में कुछ नहीं, और अब अगर जिद की तो आलम ने गुस्सा करना था। उसके हाथ पे क्रीम लगाने के बाद उसे टेबल पे बिठाया और फ्राई पैन से जला हुआ अंडा निकाल के उसे धोया और फिर से उसमें उसके लिए नाश्ता बनाया। अब महानूर खामोशी से बैठी उसे देखे जा रही थी। उसका केयर करना, यूं छोटी छोटी बातों पे उसका एहसास करना उसे मजीद मोहब्बत दे रहा था। ये लो अब नाश्ता करो। आलम ने उसके सामने ऑमलेट, जूस और पराठा रखते हुए कहा, और निहारी भी थी, आप खिलाए मुझे। महानूर की जिद पे आलम मुस्कुराया। अब वो छोटे छोटे निवाले बनाता उसे खिला रहा था। बीच बीच में वो खुद भी खा रहा था। कुछ देर बाद वो नाश्ता कर चुके थे। चलो अब डॉक्टर के पास भी जाना है, वहां से अंकल आंटी को भी मिलने जाना है। कुछ देर रुक के वो दोनों अस्पताल निकल गए। नगीन बेगम, मैरिन ने उनकी गाड़ी को दूर जाते देखा। नहीं, ये लड़की ऐसे काबू में नहीं आने वाली, इसके लिए कोई बड़ी चाल चलनी होगी। नगीन बेगम की बात पे मैरिन ने भी इत्तेफाक किया। मैं पहले ही बोल रही थी, अगर इस बार हमने ऐसे कोई पंगा लिया तो ये हमें यहाँ से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाएंगी। अरे इतना आसान नहीं है नगीन फारूक को हराना, कहीं से निकालना, और इस छोटी सी लड़की का तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। नगीन बेगम की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो ऐसा ही कुछ हाल मेरिन का भी था। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, धूप भी कुछ ज्यादा ना थी। महानूर बैठी बाहर की खूबसूरत नजारे देख रही थी। वैसे तुम कहो तो लॉन्ग ड्राइव पे चले, कोई जरूरत नहीं, जल्दी अस्पताल से घर चले। मैंने मामा, भैया, भाभी सबसे मिलना है। चलो फिर, जैसा आपका हुक्म। उसकी बात पे महानूर मुस्कुराई। बेबी बिल्कुल ठीक है, बस आप अपनी डाइट का ख्याल रखें और ज्यादा उछलने कूदने से ग्रेस कीजिएगा। डॉक्टर ने नॉर्मल जो एहतियाती तदबीर थे वो बताई। ओके मिस हिबा, आलम ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे कसम से तुम्हें देख के नहीं लगता कि कभी तुम मुस्कुराओगे। भाई दे पर देखो, मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है। हिबा ने मुस्कुराते हुए आलम से कहा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? महानूर की बात पे हिबा मुस्कुराई। जी मैडम, आपका शोहर जो वो बड़ा ही जहीन और लायक आदमी है। दरअसल मैं और आलम तब से एक दूसरे को जानते हैं जब आलम ने सीएसएस क्लियर किया था, तब मैंने भी सीएसएस का टेस्ट दिया था। मेरा तो न हो पाया, पर आपका शोहर कामयाब हो गया। हिबा की बात पे महानूर मुस्कुराई। ये तब बहुत खड़ूस सा हुआ करता था, अब बहुत बदल गया है जी, मेरी वजह से। महानूर ने इतराते हुए कहा, हाँ देखो, जब मुझे मेरे साथी मिली तो बदल गया बिल्कुल। कुछ देर तक वो वहां बैठे बातें करते रहे, फिर वो दुर्रानी हाउस की तरफ निकल गए। तो कैसी लगी आपको ये आज की किस्त? जरूर फीडबैक दीजिएगा, और कल आखिरी किस्त लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।